हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आपकी क्लास है ज्योग्राफी। 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। इससे पहले हम इस टॉपिक में क्या बोलते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। तो ये जो आज आपके टॉपिक है, दो टॉपिक है बेटा आज के, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? भारत में देखो, अभी तक मैंने आपको लैंड यूटिलाइजेशन समझा चुका हूं। मैं आपको लैंड यूटिलाइजेशन समझा दिया है कि लैंड यूटिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, भारत में किस किस प्रकार से लैंड का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन उसी बेस पर अब देखो, उस लैंड यूज यूटिलाइजेशन में भाई परसेंटेज भी होती है, जैसे कि भाई एग्रीकल्चर में इतना यूज हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इतना यूज हो रहा है, ना ही मतलब कि कुछ ऐसा वेस्ट लैंड है जो किसी पर्पज से यूज नहीं हो रहा है, मतलब कि और कुछ ऐसा है कि साल में हुआ है, मतलब कल्चरेबल भी है लेकिन वेस्ट लैंड है, और कुछ ऐसे होते हैं बैरन वेस्ट लैंड, नॉन कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इस तरीके की हम एक स्टैटिस्टिक्स डाटा बनाते हैं। ठीक है, भारत इंडियन गवर्नमेंट एक डेटा बनाती है कि उसके लैंड के यूज में के जो पैटर्न है, यूज का पैटर्न है, उसमें क्या चेंज आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा ये जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है, ये जो टेबल बनी हुई है, ये टेबल आपकी बुक में भी है। आपकी बुक में पाई चार्ट बन के दिया हुआ है, एक पाई चार्ट है। उस पाई चार्ट को भी थ्रू आप समझ सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां से, देखो ये जो रिपोर्ट है बेटा, ये 1960 से 61 के रिपोर्ट है। ठीक है, ये जो डेटा आपके सामने इस कॉलम में दिखाई दे रहा है, ये 1960 से 61 की रिपोर्ट है। अब यहीं पर 2014-15 की रिपोर्ट है। ठीक है, ये बेटा आप जैसे जैसे देखो क्या होता है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन देती है बुकों का, और हर साल ये डाटा अपडेट होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें जब भी आप बुक नहीं परचेस करें, बुक हमेशा नहीं लेनी चाहिए, खासकर ज्योग्राफी और इको की। हिस्ट्री और पॉलिटी चल जाती है, लेकिन ज्योग्राफी और इको यू हैव टू परचेज द बुक्स। बच्चे क्या करते हैं कि सारे के सारे बुकें पुरानी खरीद लेते हैं और फिर सफर करते हैं फाइनली इन द एंड ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे उनको दिक्कतें होती है, क्योंकि क्वेश्चन जब सीबीएसई फ्रेम करती है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं कि बच्चों के पास न्यू अपडेटेड डाटा ऑलरेडी है, बट दे डोंट नो कि हाँ भाई बच्चे पुरानी बुक भी परचेज करते हैं और दे कैन आस्क एनीथिंग, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो वो हमेशा अपडेटेड क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, जैसे कि आपको अगर उनकी बुक में छपा है, मतलब अगर उनकी लेटेस्ट बुक में 2014-15 का डाटा है, तो वो क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम करते हैं, ना कि लाइक 2010 की बुक हो आपके पास एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेम नहीं करेंगे क्वेश्चन। तो यू हैव टू परचेज ऑन बुक मेनली ज्योग्राफी एंड इको। ठीक है, तो यहां से अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, यहां पर टेबल में लिखा हुआ है, पहला है आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पहले भारत में 1960-61 में 18.11% था। 18.11% था। ये देखो, ये 18.11% किसका है? हमारा भारत का टोटल लैंड मास कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लैंड मास क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसे हम 100% मानते हैं। लेकिन इस 100% को भी हम पूरी तरह नहीं जानते बेटा। पूरी तरह क्यों नहीं जानते? देखो, इसका हम कितना जानते हैं पहले वो बता देता हूं मैं आपको। इसका हम खाली 93% जानते हैं। इस टोटल लैंड मास का 93% हमें पता है कहां कितना यूज हो रहा है, कैसा आज की डेट में उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो किस पर्पस से यूज हो रहा है, या यूज नहीं हो रहा है तो कैसा पड़ा है। ठीक है, तो ये है 93% हमको लैंड मास पता है कि हमने किस प्रकार से उसका यूज कर रखा है या यूज नहीं कर रखा है, तो वो किस कंडीशन में है आज की डेट में। तो बाकी का 7% क्या है बेटा? बाकी का 7% भारत का कॉन्फ्लिक्ट लैंड मास है। कॉन्फ्लिक्ट लैंड मास मतलब विद बाउंड्रीज, लाइक जम्मू कश्मीर का पीओके वाला एरिया। अब इंटरनेशनल बाउंड्री में तो पीओके हमारा है, इंडिया का पार्ट है, बट करंटली एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कहती है कि पीओके इज नथिंग बट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके ऊपर हमारे पास कोई डाटा नहीं। बात आती है फिर हमारा जैसे एक्साइजिंग लद्दाख वाला, ले लद्दाख वाला रीजन, जहां पर चाइना के वॉर के टाइम में हमने गवा दिया था। ठीक है, जिसे आज की डेट में चाइना क्या कहता है? एक्साइजिंग कहता है उसे। ठीक है, वो एक्चुअली में इंटरनेशनल बाउंड्री में हमारा है। अब वैसे ही अब बांग्लादेश के साथ हमारा एक बड़ा ही लॉन्ग टर्म में लैंड डिस्प्यूट रहा है। हालांकि वो बाउंड्री क्या बोलते हैं, लोकल एरिया को, लोकल एनक्लेव्स को एक्सचेंज करके वो डिस्प्यूट सॉल्व किया गया।
तो आप समझ चुके होंगे 7% वो एरिया है जिसमें भारत का बाउंड्री वाले देशों पे, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो 7% एरिया का, जिसके बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं, वो 7% है। तो चलो हमारे पास जितना है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखो फॉरेस्ट कितना है उतने में 18.11%, जो आज की डेट में हो चुका है 2014-15 का जो डाटा कहता है वो है 23.3%। there is an increment in the forest and that is a good sign, but still far from the required क्या है, इंटरनेशनल बॉडीज कहती हैं कि 33% होना चाहिए। अगर किसी कंट्री में 33% फॉरेस्ट है, उसके लैंड मास का 33% फॉरेस्ट एरिया है, देन देयर इज अ इकोलॉजिकल बैलेंस होगा उसमें, मतलब कि उसकी जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, अदरवाइज इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब हो जाती हैं इन कंट्री में। तो कितना रिक्वायर्ड है, 33%। चलो अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट कहता है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। 1960-61 में था 18.11%, आज की डेट में 5.5% है। दैट इज आल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, ये भी एक अच्छा साइन है, एक अच्छा भाई गुड पॉजिटिव, हम पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग का पॉइंट पढ़े जिनमें हम पॉजिटिव वे में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, हमारे लिए डेवलपमेंट की बात है कि जो बंजर भूमियां हैं, अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है, जिनको मतलब जिनके ऊपर बुआई नहीं करी जा सकती, जिनके ऊपर ना प्लांटेशन ना क्रॉप किसी प्रकार की नहीं उगाई जा सकती, वो रिड्यूस हुए हैं। वो पहले कितने थे, 18.11 थे, आज की डेट में खाली 5.5% है बेटा। ठीक है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, 1960-61 में 4.95% था, आज की डेट में 8.7% यूज है। तो बेटा आपने 9th क्लास का आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी पढ़ा होगा, और इवन आप 10th में भी आपके पढ़ने वाले हो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा हमारा लैंड मास यूज करती है, और जिसमें आप देखो जैसे कि मैं यहाँ कह रहा हूँ थर्ड पॉइंट में एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी में यूज नहीं हो रहा, वो किस में रहा है, सेकेंडरी और टर्शियरी में हो रहा होगा, वो इंक्रीज हुआ है एक किस्म से। ठीक है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। ठीक है, अंडर नॉन एग्रीकल्चर मतलब सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी में हमारा लैंड यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। दैट इज आल्सो अ गुड साइन, इट इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट कि हमारे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इंप्रूव कर रहे हैं। चलिए यहां से अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये बेटा रिड्यूस हुए हैं, 4.71% से लेके 3.3 पर आ चुके हैं। आज ये 14-15 का डाटा कहता है 3.3 पे आ चुके हैं। ओके, दैट कैन बी गुड आल्सो, दैट कैन बी बैड आल्सो, बट क्या है कि देखो अगर हम अच्छा सोचें कि हाँ भाई क्या होता था इससे, भाई मिलता क्या था हमें, वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, हम कोई फिनिश गुड्स तो नहीं यूज कर रहे थे इनसे, बट स्टिल बेटा ये जो जनजाति कबीलाएं जनजातियां होती हैं जिनके पास वही हजारों में भेड़ बकरियां होती हैं, लाखों में गाय होती हैं, मतलब जो भी है इनके पास, लेकिन इनके लिए होता क्या है, इन्हीं को सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, जिनके ऊपर ये अपनी भेड़ बकरियां गाय भैंसों को चराते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, वो जनजातियां इन्हीं के ऊपर सस्टेन करती हैं, उनकी गाय भैंस भेड़ बकरियां सब इन्हीं के ऊपर सस्टेन करती हैं। और एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए कि हाँ भाई हम थोड़े से रिड्यूस कर गए, 3.3% पे आ गए। चलिए अगला देखते हैं, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रोव्स। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, मैंने आपको बताया था, ग्रोव्स को भी आपको समझाया था। ग्रोव्स ऐसे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जहां जिनका कोई यूज नहीं होता, मिसलेनियस होते हैं। मिसलेनियस मतलब उनमें झाड़ झंगाड़ ऐसा ही, मतलब जो किसी भी पैटर्न से लगता नहीं है कि इट इज अ यूजेबल फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो मिसलेनियस ट्री क्रॉप डिक्रीज हुई है बेटा 1.5 to 1%। इट इज आल्सो अ गुड साइन। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हमारा ये वाला एरिया कम हुआ है, 1.5 से लेके 1% पे आया, आधा परसेंट कम हुआ है। इट इज आल्सो अ गुड साइन। बेटा अगला पॉइंट है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल मतलब जिसकी बुआई करी जा सकती है, बट इट इज अ वेस्टलैंड बिकॉज़ वी आर नॉट हैविंग रीच टू इट, और सम टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड हो सकता है, या सम
पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं। इनके कारण क्या है कि हम यहाँ पर इनकी बुआई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर और कोई रीजन हो सकते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर भी हो सकते हैं बेटा, टोपोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में कितना डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है बेटा? तो देखो 6.23% से बेटा हम आ गए हैं इस पे 3.6% पर। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है? ये क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हम पढ़ रहे थे कल्चरेबल वेस्टलैंड, है ना? कल्चरेबल वेस्टलैंड, सॉरी हाँ सही बात है, देखा गलत हो रहा था। 6.23% से हम आए हैं 4.0% पे, ना कि ये नीचे वाले का, सॉरी। कल्चरेबल वेस्टलैंड 6.23% से 4.0%। ओके, सही बात है, मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ गुड साइन। कल्चरेबल वेस्टलैंड में रिड्यूस हुआ है, जिसको हम आज तक यूज नहीं कर पा रहे थे, इट मींस वी आर यूजिंग समवेयर, ठीक है? इसमें रिडक्शन हुआ है, इट इज आल्सो अ गुड पॉइंट। अब यहां पर देखो कुछ फेलो अदर देन करंट फेलो, मैंने क्या बताया था आपको लैंड यूटिलाइजेशन में फेलो और लैंड का अदर देन करंट फेलो की डेफिनेशन बताइए बेटा। देखो करंट फेलो लैंड उन्हें बोला जाता है जिनकी एक साल के दौरान किसी भी प्रकार से बुआई नहीं करी गई हो या एग्रीकल्चर में उसका यूज नहीं किया गया हो, एग्रीकल्चर पर्पस से उसका यूज ना किया गया हो, किसी ऐसे लैंड का एक साल के अंदर यूज ना हो, एक साल से कम मैं कह रहा हूं, और ठीक है वो होते हैं कल्चर, वो होते हैं करंट फेलो लैंड जिनका एक साल का टाइम पीरियड होता है या एक साल से कम का होता है, समझ गए? बात आती है फेलो लैंड्स वो होते हैं जो मतलब एक साल से लेकर 5 साल की अवधि के अंदर एक साल से लेकर 5 साल की टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन लैंड्स का किसी प्रकार से एग्रीकल्चरल यूज नहीं किया गया है, उन्हें हम फेलो लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फेलो लैंड। तो बेटा इनमें क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है बेटा? इंक्रीमेंट हुआ है, 3.5 से 3.6 पे चले गए हैं, दैट इज नॉट अ गुड साइन। हाँ, दैट इज नॉट अ गुड साइन। देखो एक तरीके से अगर हम देखो ये हमारे लिए कोई आउटपुट नहीं है कि कंट्रीब्यूटर नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का कोई इसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है यहाँ से, ना ही करंट फेलो से मिलता है, ना ही अदर देन करंट फेलो से, ठीक है? तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है इस लैंड में, इट मींस दैट मतलब फेलो लैंड इंक्रीज कर रहे हैं, वो लैंड इंक्रीज कर रहे हैं जिनका एक साल से 5 साल के दौरान यूज नहीं हो रहा है, ठीक है? मान लो मैं ये कहूँ कि जैसे कि पहले तो देखो मैं आधा ही वोट यूज कर रहा था, ठीक है? पहले तो मान लो आधा वोट यूज कर रहा था और आधा मेरा वेस्ट था, यूज कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा था, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद मैं और आधा यूज नहीं कर पा रहा हूं, मैं खाली इतना और यूज कर रहा हूं, मतलब मैं वेस्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग माय द होल बोर्ड, ठीक है? तो यहां से आप समझ गए होंगे कि करंट फेलो और अदर देन करंट फेलो इंक्रीज करना इज नॉट अ गुड साइन। अब बात आती है बेटा करंट फेलो लैंड, मैं आपको बता चुका हूं बेटा ये भी इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी 4.9% हो चुके हैं, इट इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है? अब बात आती है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मैंने आपको बताया था बेटा एक ऐसा एरिया जिसको साल में कम से कम एक बार बोया गया हो, एक ऐसा एरिया जिसको साल में कम से कम एक बार बोया गया हो उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। ये बेटा स्टेट का भी निकलता है, डिस्ट्रिक्ट का भी निकलता है, कंट्री का भी निकलता है, ठीक है? और इसमें बेटा रिडक्शन हुआ है, इट मींस इट्स नॉट अ गुड पॉइंट, इट इज नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर हमें दिखाई दिया, इट इज 4.62%, 462.26% इन 1960 to 61, बट 14-15 में ये कितना मिला है? 45.5%, इट इज अ नेगेटिव पॉइंट, ठीक है? चलो ये तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है? तो यहां से यहाँ पे एक नेट सोन एरिया में क्या होता है, हमने ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी पढ़ा था बेटा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आप निकाल लो, वो अलग है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या कहता है कि वो एरिया भी इंक्लूड करो जिसको साल में एक बार से ज्यादा बोया जाता है, ठीक है? जिसको साल में एक बार से ज्यादा बोया जाता है, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है? तो अगर वो निकाला जाए तो भारत में ऐसे एनएसए टोटल 54% निकल के आता है बेटा, सॉरी 54% निकल के आता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा ये लैंड यूज पैटर्न पे क्वेश्चन किसी प्रकार से फ्रेम हो सकता है कि भाई इसमें एक पॉजिटिव इंक्रीमेंट दिख रहा है, इसमें एक नेगेटिव इंक्रीमेंट दिख रहा है, कारण पूछे जा सकते हैं बेटा।
कारण आप देखते हैं यहां से निकलेंगे आपके पास लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन से। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन क्या है? देखो, लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड का एक तरीके से मतलब खराब हो जाना, आप उसका किसी प्रकार से यूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और उससे इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत बिगड़ रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस खराब हो रही है कंट्री में, ठीक है, तो वो लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है, ठीक है। वो क्या क्या कारण है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है बेटा? सबसे प्राइमरी फैक्टर हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन। जितना ज्यादा काटोगे उतना ज्यादा भोगोगे, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। आप प्रकृति को जितना नुकसान करोगे ना उतना ही आप भी नुकसान में रहोगे। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है देयर इज एन एक्ट, क्या हर एक्शन का एवरी एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, देयर इज एन एक्शन ऑफ एवरी एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड लॉ की तरह ही काम करती है प्रकृति, जितना आप उसको नुकसान पहुंचाओगे वो आपको उतना ही नुकसान पहुंचाएगी और कहीं ना कहीं ज्यादा पहुंचाएगी, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन आपको समझ में आ गया होगा, ओवर ग्रेजिंग, हद से ज्यादा किसी लैंड पर ग्रेजिंग करवाना, ठीक है, उसकी उपजाऊता खत्म हो जाती है बेटा इस कारण से, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। माइनिंग इज द मोस्ट हैजर्डस थिंग, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि बेटा लैंड तो तबाह हो जाता है, सीधी सी बात है। आप निकाल रहे हो कोल, ठीक है, और कोल निकालते निकालते आपने सारे मान लो 1000 स्क्वायर किलोमीटर में आपको कोल माइन का एरिया पता चला है कि भाई इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर के नीचे कोल का एक भंडार है, तो आप उसको निकालने के बाद उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, उस लैंड को रिस्टोर नहीं कर सकते, आप एक स्कार छोड़ देते हो धरती के ऊपर और उसका कोई यूज नहीं होता, उसका, ठीक है। तो माइनिंग इज मोस्ट डेंजरस थिंग, ठीक है। ओवर इरिगेशन मतलब भाई भारत में कुछ ऐसे एरियाज एग्जिस्ट करते हैं जहां पर कि साल में 2 से 3 बार बुआई होती है, साल भर में सेम लैंड का तीन बार बो देना, 3 बार उसमें फसल उगा लेना, इट इज काइंड ऑफ ओवर इरिगेशन, ठीक है। आप एक तो उसकी क्षमता कितनी है, नेचुरली उसकी क्षमता कितनी है वो देखो, आप क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, 50 तरह के केमिकल्स को यूज करके आप उससे प्रोडक्शन ले रहे हो, लेकिन बाद में क्या होता है, उसकी सैलिनिटी, जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उस लैंड का, उस सॉइल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण ना फिर वो रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है बेटा, ठीक है। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तबाह हो जाती है। लैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो उतना ज्यादा फर्टाइल होता है, लेकिन अदर केमिकल कंपोजिशन लाइक सॉल्ट, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन कंपोजिशन, ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उसमें। अगर वो बिगड़ जाए, वो रेशियो बिगड़ जाए, तो फिर आप उसमें फसल किसी प्रकार की नहीं उगा सकते, जिसके कारण वो लैंड खराब हो जाता है। तो यहां से आपको समझ में आएगा ओवर इरिगेशन इज आल्सो अ कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, बेटा कितने प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, बहुत प्रकार के केमिकल निकलते हैं और बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अगर लैंड के ऊपर आ जाते हैं तो लैंड खराब हो जाता है, ठीक है, वहां पर कुछ भी नहीं उगता, घास भी नहीं उग पाती, जिसके कारण क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब इनको संभाला कैसे जाए? सबसे बेसिक आइडिया, डिफॉरेस्टेशन की जगह एफॉरेस्टेशन, जितना हो सके उतना उगाओ, ठीक है। एक कहावत है, कबीर का दोहा आपने सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का फल कहां से पाए, हैं वही बात है। तो यहाँ पर बेटा जितना एफॉरेस्टेशन करोगे, जितना उगाओगे आप, ठीक है, जितना बढ़िया से बढ़िया पौधों को उगाओगे उतना ही फल पाओगे, उतना ही इन्वायरमेंट को अगर सुख पहुंचाओगे आप, तो इन्वायरमेंट आपको सुख पहुंचाएगा, ठीक है। तो वही बात है, एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए भाई। मान लो मैंने ग्रेजिंग लैंड ओपन कर दिया और उसमें मैंने बोला कि आप यहाँ पर ग्रेजिंग करवा सकते हो, बट मैं उसमें अलाउ करता हूँ कि हाँ भाई 500 भेड़ें ही यहाँ पर ग्रेजिंग कर सकती है, 500 कैटल्स को ही यहाँ पर ग्रेजिंग करने की अलाउ है, कुछ ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट, देखो बाढ़ वाले एरियाज में क्या होता है कि पूरी की पूरी मिट्टी बह जाती है, जिसके कारण कई बार फसलें खराब हो जाती हैं, फसलें उग भी नहीं पाती, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए हमें शेल्टर में, ठीक है, एक रो में पेड़ उगाने चाहिए, जिसके कारण वो पेड़ क्या करेंगे, पेड़ उस जड़ उस मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ग्रोइंग थ्रोन्स एंड बुशेस, कि देखो क्या होता है कि अब जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा का प्लेन हो गया, राजस्थान का यूपी का जो प्लेन हो गया,
हालांकि हम इन्हें गंगा का और इंडस का प्लेन बोलते हैं, गंगा यमुना का प्लेन बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, ओवर इरिगेशन के कारण इनकी मिट्टी ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़ जाने के बाद क्या होता है, हवा क्या करती है, इस पूरी की पूरी मिट्टी को उड़ा ले जाती है। ऊपर की टॉप सॉइल का उड़ जाना क्या कहलाता है कि मतलब एक तरह से एक वर्ड बोलते हैं, मतलब पूरी की पूरी फर्टिलिटी उड़ जाती है। सॉइल की अगर टॉप सॉइल उड़ जाए, ठीक है, जिस पे आप उगाते हो वही उड़ जाए तो फर्टिलिटी कहाँ रहेगी, ठीक है। तो वहां पर क्या करना चाहिए आपको, थ्रोनी बुशेस, कटी हुई झाड़ियां लगानी चाहिए, ठीक है। झाड़ इनसे क्या होता है, ये एक तो स्पीड ऑफ एयर वो कम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पीड ऑफ एयर कम करेंगी, ठीक है, और एयर की स्पीड कम होगी तो और दूसरा क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है। इससे क्या होगा, आपकी सॉइल की मेंटेनेंस हो जाएगी एक किस्म से, ठीक है। कंट्रोल माइनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं, हमें माइनिंग को कंट्रोल करना होगा। हमें क्या करना होगा, माइनिंग को कंट्रोल करना होगा। कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना होगा कि माइनिंग करने के बाद जो स्कार होता है, जो धब्बा बच्चा ऊपर रह जाता है जमीन के ऊपर, जो धब्बा दिखता है, उसको कुछ ना कुछ करा जाए, मतलब कि उसको रिस्टोर किया जाए, ठीक है। ऐसा कुछ करना होगा हमें। प्रॉपर डिस्चार्ज डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, हम जानते हैं कि बहुत प्रकार के केमिकल वेस्ट निकलते हैं, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्चार्ज, ठीक है। कंपनीज के ऊपर ऐसे कुछ लॉ बनने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू कि उनको फोर्स किया जाए कि दे शुड डिस्पोज और डिस्चार्ज द वेस्ट मटेरियल इन अ प्रॉपर मैनेजमेंट वे, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन शुड हैव टू बी टेकन देयर, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि भाई लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। हमारे पास इंडिया में लैंड यूज पैटर्न में क्या फर्क आया है, हमने दो डेटा देखे हैं, 60-61 का देखा और 14-15 का देखा है, ठीक है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो में बेटा हम सॉइल की प्रोफाइल पढ़ेंगे और टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और आप इसे एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक से रीड आउट करें, ठीक है, तभी आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए तब तक के लिए अगले वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।